पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलग वतन के मुतालबे तक बात कैसे पहुंची? हिंदूज और मुस्लिम डिसाइडेड कि हमने अलहदा होना है। लॉर्ड माउंटबेटन के और भी ज़ाती ताल्लुकात थे। नेहरू साहब का एडविना माउंटबेटन उनसे ताल्लुकात पैदा हो गए। ये दोस्ती जुग्राफियाई और सियासी तौर पर कैसे पहुंची? 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आज़ाद मुस्लिम लीग में डाल दें, एक कायदे आज़म वो कांग्रेस में डाल दें, तो ये इंडिया कभी ना टूटता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेर मलिक। 14 अगस्त 1947 को सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जो बच गया वो सिर्फ इंडिया था। इसी बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप कैसी खैरियत से हैं? यस, आई एम आल्सो गुड। अच्छा, बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया कैसे हासिल किया? जनाब, ऐसा है कि इंडिया को हासिल करने के लिए एक लंबा अरसा गुजरा है। ये समझ लें आप 1920 से देख लें तो उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, और उसके बाद अगर हिस्ट्री को स्क्वीज कर लें तो लेट्स टॉक फ्रॉम द एंड ऑफ 1945 वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गई और उसके बाद म्यूटनी हुई इंडियन आर्मी के अंदर, और उसके बाद डोमिनल राइट्स शुरू हो गए, तो हालात जो है मुल्क के बिगड़ने लगे। तो उस वक्त तक जो है जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके में, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल जी। वो थे कंजर्वेटिव, यानी कि सेंटर टू राइट विंगर कह लें उनको। उनकी तो ये पॉलिसी थी कि भाई इंडिया से हम एंगेज ही रहेंगे, हमारा इम्पीरियलिज्म जो है हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते थे कि वहाँ पर नेवल बेसिस हो, वहाँ पे एयर बेसिस हो, वहाँ की जो मिनरल्स हैं, ट्रैवनकोर का एरिया जो है, वहाँ जो मिनरल्स हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, सो वी जस्ट कांट लेट गो। और उन्होंने कुछ अर्सा जो है अपनी जब नौकरी की थी उन्होंने, तो फौज में जो मुलाजमत की थी उनका काफ़ी अर्सा इंडिया में गुजरा, और उसके बाद से वो हिंदूज को और जवाहरलाल नेहरू को ही नेवर लाइक देम, ही वाज डेड अगेंस्ट देम। तो ऐसा था उनकी पॉलिसी। उसके बाद 1945 ऐसे वॉर ख़त्म हो गई, और उसके साथ ही जब यूके में इलेक्शन हुए तो कंजर्वेटिव्स लॉस्ट। उनकी जगह जो विनर थे वो थी लेबर पार्टी, टोरीज, और उसमें जो है क्लेमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो अब जो है वो चीज़ें बदल गई। उनकी अप्रोच थी कि भाई अब चूँकि हम जंग के बाद जो है हम कंगाल हो गए, यानी कि यूके वाकई दिवालिया हो गया था, और उनको जो है अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं जब चीज़ें डी क्लासीफाई हुई हैं, ये उन रिकॉर्ड से चीज़ें निकल रही हैं और लोग लिख रहे हैं। तो कंगाली की हालत में उन्होंने कहा यार हम यहाँ से वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। और यस, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया चाहते थे। वो और बात है जो हालात बने बाद में, बट दैट्स व्हाट ही वांटेड। इसी वजह से जो इससे पहले जो थे विंस्टन चर्चिल, उनके साथ जो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वेवेल, उन्होंने जो तारीख दी थी उन्होंने तय किया था भाई 30 जून 1948 विल एग्जिट, और ऐसा ऐसा जो है हम जो है वो निकाल लेंगे। तो इन्होंने कहा यार ना 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 ऐसे नहीं, वी नीड टू स्क्वीज द टाइम, और इसी वजह से उन्होंने लॉर्ड वेवेल को वहाँ से हटा दिया और लॉर्ड माउंटबेटन को वहाँ इंस्टॉल कर दिया उनकी जगह एज गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंग्लैंड। तो ये हालात बने, और उनसे कहा कि टाइम को हम स्क्वीज करते हैं, और स्क्वीज करके जो डेट दी गई थी वो थी 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश राज वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो दैट वाज द प्लान। उससे पहले जो भी करना है वो करना था। तो ये हिंदुस्तान के मुतालबे से हटकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलग वतन के मुतालबे तक बात कैसे पहुंची? जनवरी 1946 में एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ, जिसमें जो है नॉन मुस्लिम सीट्स के ऊपर जो 90% जो है वो कांग्रेस ने सीटें जीत ली, जबकि जो मुस्लिम सीट्स थी उसमें 87% जो है वो मुस्लिम लीग ने सीटें जीती। ये एक मैंडेट आ गया कायदे आज़म के पास। उनको पता था भाई हम गवर्नमेंट फॉर्म कर नहीं सकते, ना ही फ्यूचर में करेंगे विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव, तो वी नीड टू पार्ट वेज, हमें एक अलग मुल्क बनाना ही पड़ेगा। ये उन्होंने तय कर लिया था, और उनके पास सबूत भी था कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है। ये एक बात हो गई। उसके बाद लेकिन इंग्लैंड ने कोशिश की कि किसी तरह इनका मुत्तहदा हल निकल आए, तो उसके लिए फिर उन्होंने मार्च में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन ने एक फार्मूला पेश किया कि भाई इकट्ठे रह लो, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको इंडिपेंडेंट कर दें। अगेन वो भी नहीं बात बनी।
बोथ डिसाइडेड कि हिंदूज और मुस्लिम डिसाइडेड कि हमने अलहदा होना है, और फिर अब इसके ऊपर जो है वो चीज़ें चल पड़ी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के और भी ज़ाती ताल्लुकात थे, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए उस वक्त जो है जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके नेहरू साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो नेहरू साहब लॉस्ट हिज वाइफ इन 1960। शी वाज वेरी यंग, और टीबी की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, सो ही वाज अ विडोवर। और जो ये जोड़ा है वहाँ से आया माउंटबेटन और जी। उनकी वाइफ एडना एशली। इनके बारे में जो रेपुटेशन थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, और उनकी मॉरल वैल्यूज़ को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता था, और उनकी जो मैरिज थी वो इट वाज एन ओपन मैरिज। ठीक। और जब ऐसे हालात हैं तो इन हालात में जो नेहरू साहब का एडविना एशले या एडविना माउंटबेटन उनसे ताल्लुकात पैदा हो गए। अब आई डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल, इट इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट। और ये इनका जो माशका था वो 20 साल चला अंटिल शी डाइड। लॉर्ड माउंटबेटन न्यू इट, उनके लिए एक्सेप्टेबल था, तो दे बिकेम अ काइंड ऑफ फैमिली। और जब ऐसे ताल्लुकात हो जाते हैं तो उससे एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, इससे एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि भाई जो मैं बात कह रहा हूँ वो भी इनकी भी यही सोच है, इस किस्म का एक रिलेशन पैदा हो जाता है, और देन यू हैव एक्सेस टू सो मैनी थिंग्स, यानी को आपकी पहुंच हो जाती है। जी। और जो पहुंच इस तरह हो गई कि लॉर्ड माउंटबेटन जब इंडिया के गवर्नर जनरल बने तो वो एक सेरेमोनियल काइंड ऑफ पोस्ट थी। ही कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड हिज कैबिनेट। तो वो मसले कोई नहीं था, वो जब मर्जी उन्होंने कैबिनेट से खुद बात कर ले उनके बिहाफ पे। तो इस तरह जो है चीज़ें बहुत आसान हो गई थी। तो आप ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि ये दोस्ती जुग्राफियाई और सियासी तौर पर कैसे पहुंची? नेहरू साहब के पास वो लीडरशिप नहीं थी जो कि कायदे आज़म के पास मौजूद थी। बिल्कुल। एक्चुअली आप चाहे मुस्लिम लीग में देख लें, चाहे आप कांग्रेस में देख लें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा प्रोफाइल वाला बंदा, दबंग बंदा जो कि अंग्रेज से आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ऐसी पर्सनैलिटी कोई थी ही नहीं लेफ्ट राइट। ये मैं को बायस होकर नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानी होने के नाते नहीं कह रहा, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठ के नहीं कह रहा, बल्कि ये मैं नहीं कहता, ये जो दूसरी पार्टी है यानी कि कांग्रेस के लोग हैं वो भी ये कहते हैं। यानी कि जो नेहरू साहब की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित, वो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, उनका बहुत बड़ा नाम है, यूनाइटेड नेशंस में भी वो रही हैं। उनका कहना है, बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट उनका कहना है कि 100 गांधी और 200 आज़ाद, आज़ाद से मुराद अबुल कलाम आज़ाद, तो 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आज़ाद अगर हम मुस्लिम लीग में डाल दें और एक कायदे आज़म वो कांग्रेस में डालें तो ये इंडिया कभी ना टूटता। आई मीन ही वाज सो पावरफुल, ये दूसरे भी एडमिट करते हैं। और बाद में जो विंस्टन चर्चिल हैं उन्होंने भी ऐसा एडमिट किया। आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट एज वेल। नेहरू हैड अ लिमिटेड कैपेबिलिटी, दैट्स व्हाई ही नीडेड लॉर्ड माउंटबेटन टू मूव फॉरवर्ड एंड रिजॉल्व द इंडियन इश्यूज। और जो अपकमिंग इश्यूज थे वो ये थे कि जो उसके अंदर जो 560 स्टेट्स थी विच हैड बीन कॉल्ड एज प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि वहाँ उसके अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। अंग्रेज ने उनको आज़ादी दे रखी थी कि भाई अपने इंटरनल मैनेजमेंट कर लें, लेकिन जो आपके खारजी उमूर हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है आपकी, जो मिलिट्री के मसाइल है वो हम देख लेंगे, तो आप रहें यहाँ पे और हमें कुछ पैसे वैसे दे दिया करें, या मालगुजारी उसको कह लें, वो दे दिया करो और आप हमारे साथ रहे, यू स्टेट टू बी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जब वो एग्जिट कर रहे थे यहाँ से अंग्रेज, तो जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया है 1947 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, उसके तहत जब अंग्रेज यहाँ से जाना था, जो स्टेट्स हैं दे वर इंडिपेंडेंट टू एसोसिएट या टू हैव एक्सेशन या इल्हाक कर सकते हैं, इंडिया के साथ कर लें, पाकिस्तान के साथ कर लें, अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो इंडिपेंडेंट रह लें। ये बहुत बड़ा मसला था, और दिस वॉज लाइक 40% ऑफ इंडिया। पाकिस्तान को माइनस करने के बाद, बांग्लादेश को माइनस करने के बाद 40% ऑफ इंडिया तो नेहरू से कंट्रोल नहीं होना था। उन्होंने चीज़ें जो हैं वो सरदार पटेल पे छोड़ रखी थी, उन्होंने चीज़ें जो है वीपी मेनन पे छोड़ रखी थी, जो कि एक सरदार पटेल वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वीपी मेनन जो थे वो एक सेक्रेटरी थे, आईसीएस किया हुआ था उन्होंने। ये उनके बस से बाहर थी चीज़ें, लेजिस्लेटिव या लीगल मसाइल वो नहीं डील कर सकते थे इन स्टेट से, उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लॉर्ड माउंटबेटन को। तो ये उनकी मजबूरी थी to keep him on his side. लॉर्ड माउंटबेटन का जब रोल खत्म हुआ
तो फिर रियासतों को इन्होंने ऑर्गेनाइज कैसे किया? अच्छा, ऐसा था कि जब माउंटबेटन से कहा गया ना कि भाई आप संभालें इसको, क्योंकि आप 15 अगस्त से पहले की बातें हैं कि जो है आप अभी भी एक यूके के नुमाइंदे हैं, राइट? ही वाज वाइसरॉय टिल देन एंड गवर्नर जनरल। तो और अंग्रेज का एक ताल्लुकात रहे हैं इन लोगों से, स्पेशली नवाब ऑफ भोपाल से रहे। तो आप ज़रा इनको ट्राई टू कन्विंस देम कि इंडिया के साथ मिल जाएं सारे, तो हमारा मसले ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब उन्होंने एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस था, उससे खिताब फरमाया, उन सबको मदऊ किया वहाँ पे कि आप आए, मेरी बात सुने। तो उनको कहा कि भाई जो कहते हैं ना डंडा पट्टी या स्टिक एंड कैरेट, उस तरह उनको डराया धमकाया कि भाई तुम लोग बीच में बैठे हुए हो ना, इधर भी इंडिया है उधर भी इंडिया है, पाकिस्तान तो बहुत दूर है, अगर आप मुस्लिम स्टेट हैं तो अगर आप चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से इलाहा करें तो वो बेकार है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर यू। तो बेहतर है कि चुप करके इंडिया के साथ मिल जाओ और इसमें आपकी आसानी है। वो अगेन 3 जो उमूर हैं वो इंडिया देख लेगा, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, मिलिट्री अफेयर्स जो है, ट्रांसपोर्टेशन अफेयर्स जो है वो इंडिया देख लेगा, बाकी जो है वो आप आज़ाद रहिएगा। इस तरह का सेटअप आपका चल सकता है। तो ये ही वॉज एबल टू डू दैट फॉर मेजॉरिटी, इसको कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो साइन करा लिया उन्होंने सबसे, और बस उसके बाद आगे बढ़ गए। लेकिन 3 जगहों पर वो फंस गया आके लॉर्ड माउंटबेटन। वो था कश्मीर, और दूसरा था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और तीसरा था नवाब ऑफ जूनागढ़। ये 3 ऐसी स्टेट्स थी जो उन्होंने कहा कि हमने किसी के साथ इलाहा वलाहा नहीं करना, हमने अकेले रहना है। यहाँ पे आगे माउंटबेटन साहब ठुस हो गए, अब क्या करें। और जो है फिर उसके बाद एक उसकी अलग कहानी है, तो आई थिंक वी कैन हैव अ व्लॉग ऑन दैट एज वेल एज सेपरेट टॉपिक। सो यहाँ तक वो इनको यहाँ ले आए। पंजाब और बंगाल की जो तकसीम हुई है, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन का जो रोल था वो क्या उसमें उन्होंने अंजाम दिया था? देखिए, जब ये तय हो गया कि पंजाब को हमें तकसीम करना पड़ेगा और बंगाल को भी तकसीम करना पड़ेगा, यानी कि ईस्टर्न बंगाल जो है वो इंडिया के पास आएगा और जो पाकिस्तान के पास है विच इज़ द वेस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न पंजाब इंडिया के पास चला जाएगा। तो बीच में लाइन लगनी थी कहीं पे। उस लाइन लगाने के लिए उन्होंने एक बाहर से बंदा, यानी यूके से बंदा, एक वकील थे, वो बैरिस्टर वगैरह थे, तो सर साइरल रेडक्लिफ, वो तशरीफ लाया। कभी उन्होंने इंडिया देखा नहीं था, किसी चीज़ की समझ थी नहीं, बीइंग बैरिस्टर, यानी कि नक्शे तो नहीं पढ़ने आते। तो पता नहीं कैसे उन्होंने लाइन में लगा दी दोनों साइड के ऊपर, और वो उनको गर्मी बहुत लगती थी यहाँ पे आके, और वो ये काम करके वो चले गए, पीछे उनकी टीम रह गई, जबकि इसका क्या करना है। तो ये काम उन्होंने 9 से लेके 12 अगस्त तक 1947 he completed his job and handed it over to Lord Mountbatten. अच्छा, फाइन आ गया हमारे पास। तो इन्होंने बजाय इसके डिस्कस करें मुस्लिम लीग से, बजाय इसके डिस्कस करें कांग्रेस से, उन्होंने बस अपने पास रख लिया, दैट स्टेज विद मी, ताकि इसके बाद जो कुछ होना है, जाहिर बात है इसमें माइग्रेशन होनी है, लोगों ने बंटना है, हिंदू एक साइड पे चले जाएंगे, मुसलमान मेजॉरिटी एक साइड पे चली जाएगी। इस तरह बंगाल में भी इस तरह। तो इसका खून खराबा जो होगा, जो नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार सरकार ना हो, तो 15 अगस्त के बाद इसका ऐलान करेंगे। तो इसको चुप करके उन्होंने दबाए रखा। जब ये 15 अगस्त गुजर गई, उन्होंने फिर ये प्लान सामने रख दिया कि भाई ये इस तरह होना बंटवारा इन 2 स्टेट्स का, ये हमारे लिए प्रोविंसेस हैं। तो बहुत नुकसान हो गया इसका। इसमें पंजाब में अब जो कहते हैं, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो हैं 1 मिलियन लोग मिसिंग हैं। मिसिंग का मतलब है पता नहीं कहाँ हैं, लाइकली मारे गए। बंगाल में जो है 10,000 वेंट मिसिंग, और 1 लाख लोग जो है वो होमलेस हो गए, यानी उनके सरों के ऊपर छत नहीं, बेघर हो गए वो। तो ये ऐसे इतना बड़ा जो मास माइग्रेशन हुई, ये दुनिया में कहीं नहीं हुई है। और इसके जो एसोसिएटेड नुकसानात हैं, यानी कि 10 लाख इधर मारे गए लोग, 10,000 लोग बंगाल में मारे गए, ये कोई मजाक है यार, कमाल है। और वो उसका जो है मुद्दा इन्होंने 15 अगस्त के बाद, चूँकि उनका छुट्टी हो गई थी वहाँ से, उनकी वाइसरॉयशिप ख़त्म हो गई थी, वो गवर्नर जनरल रह गए थे, तो वो उन्होंने इनके ऊपर फेंक फाक के एक साइड पे हो गए, और बीच में ये 2-3 मसले जो हैं, 3 प्रोविंस के मसले बीच में छोड़ दिए, तो खुद ही लड़ मर के करो। इसी वजह से जो है ना, अपने कायद आज़म साहब ने, यानी काज़ी मोहम्मद जिन्ना ने, इनको गवर्नर जनरल पाकिस्तान का नहीं बनने दिया। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, बड़ी लॉबिंग की थी कि भाई मैं दोनों खित्तों का जो है वो
जिस तरह गवर्नर जनरल बन सकूं, क्योंकि वाइसरॉयशिप तो ख़त्म हो गई। तो नेहरू साहब को तो उनकी ज़रूरत थी, तो उसने फटाफट मान गए। काज़ी ने कहा नहीं भाई, रहने दें आप, बड़ी मेहरबानी। उनको पता था कि ये जो है, ये शख्स जो है, ये कोई डंडी मारेगा। जो मुसलमान मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस जो पाकिस्तान के पास आ गए हैं, वो उनको वर्गला के शायद वापस कर दे। उनको ये भी पता था कि ये इससे बहुत सीखपा होगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा, वो एक चाहते थे ऑटोनोमस पाकिस्तान। इसलिए साथ में ये बताता चलूँ, लोग कहते हैं जी कायदे आज़म की अलाइनमेंट थी विंस्टन चर्चिल के साथ। वो जब इंग्लैंड में थे तो उनकी खतों किताबत थी, ट्रू होगी खतों किताबत भाई, तो वो उसको हासिल किया वो विंस्टन चर्चिल को। क्या उसने अंग्रेज को अपने सर पे बिठाया? नहीं, ही रिफ्यूज टू दैट, ही नेगोशिएटेड। और हम बात करेंगे बाद में कश्मीर के ऊपर भी। ही वेंट बाय हिज ओन वैल्यूज। बात यह है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर नहीं है सब कॉन्टिनेंट में, ना था और अभी तक नहीं है। इसीलिए उसको गिराने के चक्कर में रहते हैं, वो स्कैंडलाइज करते हैं। जी MI6 भी इनके पीछे थी, और ये था, वो तो हासिल क्या किया बता दो। विंस्टन चर्चिल को ये, जिस तरह मैंने कहा, उसका इंटरेस्ट था यहाँ कोई अलाइनमेंट हो मेरी, ताकि जो रशियन इन्वेजन हो सकती है फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके लिए मेरे पास कोई यहाँ ग्राउंड्स हो ना। तो यहाँ पाकिस्तान ने तो कोई बेसिस नहीं बनने दी यहाँ पे। पाकिस्तान ने तो उनका, दोबारा दोहरा रहा हूँ, कि गवर्नर जनरल नहीं आने दिया। हाँ, आर्मी के हेड्स थे और आर्मी के कुछ ऑफिसर्स थे, बोथ हैड टू रिटेन बिकॉज वीक थे दोनों। तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि वो एजेंट थे बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये बहस भी खत्म हो जानी चाहिए कि अगर हम इकट्ठे रहते तो किस तरह रहते। अब देख रहे हैं आपके RSS क्या हशर कर रही है वहाँ जो मुसलमानों की कितनी तंग नजरी है। ये उस वक्त मौजूद है। RSS ने ही महात्मा गांधी को मारा जब उनको पता लगा कि हिंदुस्तान नहीं हो सका, ये मुल्क टूट रहा है, तो किल्ड हिम। ऐसे खौफनाक लोग जो अपने लोगों ने बख्शते तो हमें क्या बख्शेंगे वो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक मैं बहुत सी चीज़ों का जवाब दे बैठा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाफ साहब आपका, आपने हमारे अजीम जना साहब की खिदमत नाज़रीन तक पहुँचाई है। शुक्रिया। थैंक यू। हकीकतन मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जनाही का दूसरा नाम थी, और अगर पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बनना तो इस हकीकत का रूप देने और इसकी बुनियाद रखने वाले भी मोहम्मद अली जनाही थे। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।